गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड मॉर्निंग। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, आज एक दौड़ में शामिल हैं वो, ठीक है, क्लासरूम को लेकर के, प्लानिंग को लेकर के। मैं इनफैक्ट पिछले 3 बार से, मतलब जैसे मेरे पास शेड्यूल तो वहां का आया था, तो मैं जा रहा था, तो फिर रास्ते में आदित्य जी ने, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था, कॉल आया कि सर आपके पास कहाँ का शेड्यूल था। मैंने बताया भाई मेरे पास तो जीटीबी नगर का है। कभी कभी कुछ कंफ्यूजन होते हैं मजेदार, ठीक है, परेशानी होती है, बट सरप्राइज तो नहीं कहोगे, इस परेशानी में कौन कितना एंजॉय कर रहा है उसको, ठीक है। जीवन ऐसा ही है ना, मतलब, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। आ जाओ, मैं इंतजार ही कर रहा हूँ, सबको रास्ते में देखा है हमने आते हुए। अब सोचो, रोज 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, ठीक है ना, आईपीएस जब बनोगे तो। कितना बोला मैंने? हाँ, ये तो चलना था यहाँ पे। अच्छा, ऐसा नहीं वहां पे कि ये लड़कियों के लिए नहीं दौड़ना है, लड़कियों को भी उतना ही दौड़ना है जितना लड़कों को दौड़ना है। क्या? दौड़ने के पैसे मिलेंगे। मुझे लगता है पैसा उतना मोटिवेट नहीं करेगा जितना पावर मोटिवेट करेगा, है ना। जो वर्दी वाली रहती है ना, मतलब उसमें, है ना, कि मैं वर्दी में पहन रहा हूं, अब मैं वो अलग ही मोटिवेट। 10 बोलो, तुम बोलोगे तो 20 किलोमीटर दौड़ाओ, मुझे वर्दी दो, ठीक है ना। तो बैठ जाइए आज ये सभी लोग। अनुपमा, खुशबू, उमा शंकर, मुकेश। मुकेश लिखता है, रुको हम आ रहे हैं, 10-15 लोग। मुकेश आ गया क्या क्लास में? अच्छा, अभी आ रहे हैं, रास्ते में है मुकेश। वेट तो करना ही पड़ेगा, है ना। एक बार हम लोग क्या करते, तो ऐसे थोड़ा पीछे की तरफ बात करते हैं, 2-4 मिनट। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है ना। जब मुकेश और उनकी पूरी टीम आ जाएगी तभी क्लास शुरू करेंगे हम, है ना। हम लोग 1200 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ चुके थे, और 1200 ईस्वी तक के इतिहास में पहला टॉपिक आप सभी को याद होगा। तो हमने पहला टॉपिक था हमारा पाषाण काल। ध्यान है सभी को? ये टॉपिक कुछ सुना हुआ सा लग रहा होगा। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, और तीनों में हमने पढ़ा था कहां से साक्ष्य मिलते हैं, उस समय के उपकरण क्या क्या थे, और जीवन यापन, ठीक है। पाषाण काल के बाद आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया था। हड़प्पा सभ्यता में आपको याद होगा, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया था, सामान्य जानकारी, जैसे नाम क्यों पड़ा, है ना, एक पॉइंट ये लिया हमने, ठीक है। और कालखंड के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। प्रसार कहाँ कहाँ से इसके एग्जाम्पल मिलते हैं हमें, किन किन क्षेत्रों से, उदय कैसे हुआ। उसके बाद हमने हड़प्पा की राजनीति, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म और कला के बारे में हमने, कला में टाउन प्लानिंग, मूर्ति कला, ये सब हमने अध्ययन किया था, चित्रकला। सुना हुआ सा लग रहा है ना सभी को? इसके बाद हमने पढ़ा था ताम्रपाषाण। इसमें कुछ था ही नहीं पढ़ने के लिए, कुछ केवल पॉइंट्स 5-7 हमने बर्तनों के नाम वगैरह, कुछ संस्कृतियों के नाम लिखवा के छोड़ दिए थे। इसमें कुछ पढ़ने के लिए था नहीं। जैसे ताम्रपाषाण क्यों कहते हैं, और हड़प्पाई क्षेत्र में ताम्रपाषाणिक संस्कृति, आहार संस्कृति, कैथा, मालवा, जोरवे, ओसीपी, बीआरडब्ल्यू, बस इतने इंफॉर्मेशन दिए थे। आ जाओ। हाँ, वही तो हमने कहा, मुकेश ने कहा रुक जाओ, 10-15 लोग आ रहे हैं, तो हम रुक तो गए थे। ताम्रपाषाण के बाद आप सभी को याद होगा वैदिक काल। भौगोलिक ज्ञान, वैदिक काल में भौगोलिक ज्ञान हमने पढ़ा था, ठीक है। और अर्थव्यवस्था की हमने बात की थी। बैठ जाओ। अर्थव्यवस्था की बात हमने की थी, है ना।
फिर आपको ध्यान होगा समाज पे चर्चा हुई थी, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक। राजनीति की बात की थी हमने। धर्म और साहित्य, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। वैदिक काल के बाद हम लोग बुद्ध काल में आ गए थे। ठीक है। बुद्ध काल में आप सबको याद होगा, तो हमने यहां पर भी अर्थव्यवस्था उत्तर वैदिक काल की तुलना में क्या चेंज आया। समाज, राजनीति विस्तार से पड़ी थी, जिसमें 16 महाजनपद भी था, सिकंदर भी था, ईरानी आक्रमण भी था, ये सब भी हमने देखा था। इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव मकसद ही था। मगध क्यों चौधरी बन पाया उस समय भारत का। ठीक है। मगध की सफलता या उदय के कारण, ये सब बिंदु देखे थे। और फिर धर्म पे बहुत विस्तार से बात हुई। आप रुक जाइए, आप पहले चाय बना लीजिए। आप अभी आप रुक जाइए, हाँ, चाय बना लीजिए आप। ठीक है। सुन पा रहे सभी लोग। धर्म, हाँ, चाय बनाने के लिए बोला हमने। ठीक है। धर्म की बात हमने की बहुत विस्तार से, बुद्ध के बारे में कंप्लीट पूरे प्राचीन भारत में। जैन धर्म पे आपसे चर्चा हुई थी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। और साथ साथ हमने साहित्य में भी बात की थी, जिसमें बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सूत्र साहित्य, ये सभी टॉपिक था हमारा जो हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था मौर्य काल। ठीक है। मौर्य काल में रॉ हटा दे तो आजकल मोए मोए बहुत चल रहा है। ठीक है ना। यहां भी देखो तो, किसी को देखो सोशल मीडिया पे तो, ठीक है, मोए मोए कोई शब्द पता नहीं क्या है, कुछ भी है ना। ठीक है। मौर्य काल में भी आपको याद होगा हमने राजनीति, प्रशासन के बारे में पढ़ा। समाज अर्थव्यवस्था बहुत कम पढ़ना था, वो भी पढ़ा। कला के बारे में विस्तार से पढ़ा था, जिसमें स्थापत्य में विहार है, स्तंभ है, स्तूप है, अन्य, और फिर मूर्ति कला हमने अध्ययन किया था। मौर्य काल के बाद 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में हमने एक राजनीतिक परिचय लिया था। ठीक है। कैसे इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण, इधर सुंग, कण्व, इधर सातवाहन, इधर चेर, चोल, पांड्य, इसका पूरा एक राजनीतिक परिचय लिया था हमने। फिर कंप्लीट इस अवधि की समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में, सभी के बारे में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर किया था। और फिर इस दौर के कला के बारे में भी हमने बात की थी। स्थापत्य में स्तूप, चैत्य विहार, और मूर्ति कला में गंधार, मथुरा और अमरावती मूर्ति कला। बस मैं एक बार टॉपिक याद दिला देता हूं, अब काफी टाइम हो गया आपको भी, तो दूसरे विषयों को आप पढ़ रहे होंगे, है ना। एक बार तो फिर ये सब पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्लास चलते चलते ही आपको फिर रिवाइज कर लेना। रेगुलर क्लास होगी हमारे साथ अभी आपकी टिल 18वीं सदी तक, है ना। तो जब तक ये क्लास चलता रहे हमारे मेडिकल इंडिया का, तब तक आप एक एक करके रिवाइज करते चले जाइए आप उसको साथ ही साथ, है ना। क्योंकि क्लास एंड होते होते अगले 8-9 क्लास तक यदि आप एंशिएंट और मॉडर्न रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको कम से कम एक सेटिस्फेक्शन होगा। पूरा हिस्ट्री को आप एक बार, भारतीय इतिहास को आप एक साथ देख सकते हैं। एक्स्ट्रा पुश करना होगा अपने आप को, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी होगी अपने आप को। ठीक है। और ये गोल बना लीजिए कि अगले 8-9, बीच में एक आधा दिन छुट्टी तो रहेगी संडे वगैरह को भी, है ना। नहीं आपकी छुट्टी, अच्छा नहीं, संडे को डबल क्लास है, ओके, कोई बात नहीं। कोशिश करिए साथ साथ जिस दिन इतिहास वाली क्लास है उस दिन कम से कम इसको आप रिगरसली रिवाइज कर लीजिए। 2nd 3rd सेंचुरी एडी, ये वाला टॉपिक हमने जब पढ़ लिया था बीसी से एडी तक का। इसके बाद गुप्त काल में आ गए थे। गुप्त काल टॉपिक का नाम है, पढ़ा कुछ भी गुप्त रूप से नहीं था, सब कुछ आपके सामने था। राजनीतिक इतिहास हो, आर्थिक सामाजिक इतिहास हो, सांस्कृतिक इतिहास इसका भी काफी समृद्ध है। ठीक है। सांस्कृतिक इतिहास इसका भी काफी समृद्ध है। साहित्य के बारे में, मंदिर स्थापत्य, स्तूप के बारे में, विहार के बारे में, ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे। धर्म है, मूर्ति कला है, अलग से अजंता कला और इंक्लूडिंग चित्रकला, फिर बाघ की कला, स्वर्ण युग, ये सारी बातें हमने यहाँ पढ़ी थी। बस टॉपिक याद दिला रहा हूँ आपको मैं एक बार, ताकि थोड़ा फैमिलियर हो जाएंगे। इसी बहाने बाकी लोग जो बचे खुचे वो भी आ जाएंगे क्लास में। ठीक है। फिर टॉपिक पे हम आ जाएंगे। गुप्त काल के बाद आपको याद होगा हम लोगों ने इसके बाद एक राजनीतिक परिचय दिया था। गुप्तों के बाद कौन कौन आया। बल्लभी के मैत्रक, बंगाल में शशांक, कन्नौज में मोखरी, थानेश्वर, ऐसे जस्ट नाम लिखवाया था।
और फिर हर्षवर्धन के बारे में अलग से उल्लेख किया था मैंने। 8-10 बातें हर्षवर्धन के बारे में बता दी थी मैंने आपको। हर्षवर्धन के बारे में आपको 8-10 बातें काम की बता दी गई थी, परिचय दे दिया गया था। ठीक है, जैसे खुद भी लेखक है ना ये नाटक का, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, बाण भट्ट का उल्लेख किया, वेनसांग का उल्लेख किया, कन्नौज के सम्मेलन का, प्रयाग के सम्मेलन का, अधिकारियों को भूमि दान के रूप में वेतन देता था, ये सब 8-10 बातें बताई थी इसके बारे में। फिर कन्नौज का इतिहास थोड़ा अंधकार में, एक यशोवर्मा और आयुध वंश, इन सब का उल्लेख मिलता है, त्रिपक्षीय संघर्ष, ऐसे करके हमने परिचय दिया था। फिर उसके बाद उत्तर भारत में हम लोगों ने एक प्रतिहारों का परिचय लिया था। प्रतिहारों का शासन कहाँ कहाँ था, तो हमने इसको जैसे मान लो गुजरात, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, 8वीं से 10वीं सदी ऐसे करके हमने बताया था प्रतिहारों के बारे में। प्रतिहार जब कमजोर पड़ गए तो गुजरात में सोलंकी वंश आ गया था, मध्य प्रदेश में अलग अलग चंदेल, कलचूरी, परमार, इन वंशों का उल्लेख किया था। ग्वालियर में कच्छपघात, 4 राजवंशों का उल्लेख किया था। राजस्थान में चौहान, दिल्ली में तोमर, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में गढ़वाल या राठौर का उल्लेख किया था। लास्ट क्लास जो आखिरी के 2 क्लासेस में यही चल रहा था। ठीक है, ये सब प्रतिहारों के बारे में। और फिर ये राजवंश सब आ गए 11वीं से 12वीं सदी की हमने बात की थी। इधर हमने पाल वंश का उल्लेख किया था, पाल के बाद सेन वंश का उल्लेख किया था। ये सब भी राजनीतिक परिचय था। अब यहां वाले पे आपको याद होगा, यहाँ वतापी के चालुक्य पहले हमने बताए थे, फिर राष्ट्रकूट हमने बताए थे यहाँ पे, फिर कल्याणी के चालुक्य हमने बताए थे, और यहाँ पर हमने पल्लव और चोल का जिक्र किया था। चोलों में स्थानीय प्रशासन भी आपको बताया था। कंप्लीट एक पूरा परिचय हो गया था। टाइम 3 घंटे से ज्यादा ही लग जाते हैं इसमें। ठीक है, 3 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाते हैं इसमें, हम मुझे ध्यान है पढ़ाते पढ़ाते। तो 3 घंटे के आसपास केवल राजनीतिक परिचय लिया था। देखो, मौर्योत्तर काल का राजनीतिक परिचय, ये अभी राजनीतिक परिचय 14वीं से 16वीं सदी जो आगे हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिचय, 18वीं सदी जब हमने मॉडर्न इंडिया की शुरुआत की थी। ये संक्रमण वाले फेज हैं चारों। यहाँ पे घटनाएं आपस में खूब गुत्थम गुत्थ हो जाती है, तो थोड़ा राजनीतिक थोड़ा सुलझा हुआ रहता है ना, क्रम बना रहता है, तो ठीक है, काम आसान रहता है। ये सब का पूरा कंप्लीट परिचय हो गया था, आपसे बता दिया गया था आपको कंप्लीट इसके बारे में, प्रतिहार और ये सब के बारे में। इसी दौर में फिर हम लोगों ने, आपको याद होगा, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली की बात की थी। ठीक है, मंदिर निर्माण की तीनों शैली की बात की थी मैंने आपसे। मूर्ति कला पे भी चर्चा हुई थी इस दौर में। चित्रकला में भी हमने जैसे पाल चित्रकला, सोलंकी कला, वतापी, एलोरा, तंजौर, सितनावसल, लेपाक्षी, ऐसे करके हमने सब बात किया था आपसे। अब अपने नोट्स में देखेंगे तो चित्रकला का भी परिचय। ठीक है, और इस सब के बाद आपको याद होगा, सारी चीजों पर चर्चा करने के बाद हम लोगों ने इसी वाले फेज में पूरे प्राचीन भारत में स्थापत्य का एक टेबल बनाया था, साहित्य का एक टेबल बनाया था। टॉपिक वाइज तो साहित्य पढ़ ही रहे थे हम लोग, और साहित्य कैसे पढ़ना है हमें, धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य, देसी साहित्य, विदेशी साहित्य, सबके साथ हमने सकारात्मक नकारात्मक बिंदुओं के बारे में समझाया था। जो टफेस्ट सवाल होते हैं वो कुछ इसी रेंज के होते हैं। साहित्य का जिक्र मैंने किया था आपसे, ठीक है, और साहित्य का जिक्र करने के बाद प्राचीन भारत में स्थापत्य का भी जिक्र किया था। जैसे गुफा कला पूछे, गुफा पेंटिंग पूछे, ये सब कभी अब रिकॉर्डेड क्लास भी देखेंगे। हमने कहा था जब मौका मिले इस वाली क्लास को देख लिया करना आप कॉपी के साथ साथ। जो आखिरी क्लास है इससे पहले वाली क्लास, वो जब भी कभी मौका मिले उसको आप दोहरा सकते हैं। क्यों? मेंस के बहुत सारे डायमेंशन समझा रहा होता हूं उसमें मैं। तो कॉपी में तो लिख रहे हैं जो लिखवाता हूं मैं, फिर एक बार आप उससे सुन लेंगे, पढ़ लेंगे आप, तो ठीक रहेगा। एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार, दक्षिण पूर्व एशिया में कहां कहां, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जावा का बोरोबुदुर, प्रसार कैसे होता है, लास्ट में हमने बात यहीं पे लाके वो रोकी थी। ठीक है, ये है हमारा जो 10 टॉपिक है उसका एक 10 मिनट का छोटा सा परिचय कि हमने इसमें पढ़ा क्या था। आई होप अब सभी लोग आ गए होंगे क्लास में, है ना। अब टॉपिक पे आते हैं जो आज पढ़ना है हमें। ठीक है, ये भी पढ़ना है हमें, मतलब प्लान में ये भी था कि इसको बहुत आराम से, ठीक है,
मतलब एक बार बात करना है हमें, ताकि फिर से दोबारा एक मोमेंटम आप बना पाए। बट फिर भी एक इंट्रोडक्शन सा दे दिया कि देखो हम पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट मेडिवल इंडिया के साथ इसको रिवाइज कर लेना है आपको। आप अपनी तरफ से टारगेट रखिए। मैं रैंडम कुछ कुछ पूछ लूंगा आपसे, रैंडम, ठीक है, किसी टॉपिक के बारे में आप, है ना, दो दो टॉपिक करके आप टारगेट रखिए। आप एक एक टॉपिक करके टारगेट, रोज एक टॉपिक रिवाइज करना है आपको अपनी क्लास के साथ साथ। अब हमें पढ़ना है दिल्ली सल्तनत मध्यकाल। जो मध्यकाल हम पढ़ने जा रहे हैं 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी। कभी भी कोई सवाल आ जाए ना मध्यकाल करके, ठीक है, तो 1200 1750 तो देखना है, कभी कभी आपको 750 से भी ध्यान रखना है। मध्यकाल वर्ड आए तो दोनों ध्यान रखना है। प्राचीन काल आए तो 1200 तक लेकर आना है। सुन पा रहे ना सभी लोग? प्राचीन काल तो 5 लाख 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक। मध्यकाल 750 ईस्वी से लेकर 1700। कोई भी क्वेश्चन मेंस में जब पूछा जाता है मध्यकाल प्राचीन काल करके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपको कोशिश करनी है कि वहां से उठाएं, 750 से दिमाग लगाएं, न कि 1200 से शुरू करें। ध्यान रहेगा सभी को? 4 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे हम। दिल्ली सल्तनत, जिसकी शुरुआत अभी हम कर लेते हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जिसकी शुरुआत अभी हम कर लेते हैं। क्षेत्रीय राज्य, जब मैं कराऊंगा तभी बताऊंगा इसके बारे में भी क्या करना है इसमें। मुगल काल और विविध करके एक टॉपिक होगा हमारा, जिसमें हम यूरोपियन कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। याद है ना सभी को? यूरोपियन कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक। आप सभी को ध्यान होगा, मराठों के बारे में पढ़ेंगे हम। 18वीं सदी के राज्य, अंग्रेजों ने जब भारत को जीता तब कौन कौन से राज्य थे, उसमें हमने केवल नाम लिखवाया था। जब इस बार पढ़ेंगे तो एक हैंडआउट्स आज ही आदित्य भाई आपको अपलोड कर देंगे, मुझे सुन रहे होंगे तो थोड़ी देर में अपलोड कर ही देंगे। वो सुनते रहते हैं आदित्य भाई, जो अपने कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यहाँ है नहीं, तबियत थोड़ी खराब है, घर से ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो अभी अपलोड कर देंगे आपको हैंडआउट्स, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जब तक मैं ना कहूँ मेरे लेके आया करिएगा, जब मैं कहूँगा फिर मेरे हिसाब से आप उसको, उसमें जैसे बहुत छोटा सा परिचय दे रखा है, राज्यों के संस्थापक के नाम है, परवर्ती मुगल। अब जैसे मान लो परवर्ती मुगल है औरंगजेब के बाद के 11, तो उसको क्या लिखना है, 11 का नाम और दो चार बातें उनके बारे में लिखी हुई। तो उसी नोट से लेकर के मैं आपको समझा दूंगा जहां जहां जरूरत पड़ेगी। क्षेत्रीय राज्य में नोट से ही समझा दूंगा, हैंड आउट से ही आपको, कि देखो कुल 10 बातें इसमें ध्यान रखनी है। हाँ, स्थापत्य है, चित्रकला है, वो सब मैं लिखाऊंगा आपको, जिसका भी जो है कल्चर वाले सेक्शन। तो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बट आपको पढ़ना क्या है इसमें, हमेशा से एक नियम बनाए कि जब भी कुछ पढ़ने जाए तो पता हो पहले पढ़ना क्या है। दिल्ली सल्तनत, क्षेत्रीय राज्य, मुगल काल और विविध। क्लास वहीं पे आकर के एंड होगी जहां से हमने शुरू किया था मॉडर्न इंडिया को, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ते हैं तो आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत का एक छोटा सा बैकग्राउंड हमने पूर्व मध्यकाल में अरब आक्रमण, गजनी का आक्रमण, गौरी का आक्रमण आपको बता दिया था, ठीक है। शीर्षक दे दें अभी आप पहले दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में हमें जो पढ़ना है, मैं एक फिर से आपके सामने एक बार रख दूं। राजनीतिक इतिहास, इसमें प्रशासन का भी अध्ययन करेंगे विस्तार से, इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सामाजिक में कुछ खास नहीं है, और एक सांस्कृतिक इतिहास में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। दिल्ली सल्तनत को भी हम इन 4 हिस्सों में बांट लेंगे, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। राजनीतिक, प्रशासनिक इतिहास इंपॉर्टेंट है बहुत, आर्थिक सामाजिक भी और सांस्कृतिक।
इस समय पूरे मध्यकाल 1200 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में 4 या 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं पीटी में। पीछे का औसत कुछ ऐसा दिख रहा है हमें इसमें कि कम से कम 3 या 4 बनने योग्य सवाल पूछे जा रहे हैं, जो सामान्य तैयारी पे मतलब एक अंडरस्टैंडिंग तो बन जा रहे हैं। एंशिएंट में कभी डिफिकल्ट कभी इजी, मॉडर्न में कभी डिफिकल्ट कभी इजी, बट मेडिवल इंडिया में एक एवरेज चल रहा है अभी। कोई नियम नहीं है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मैं जैसे पढ़ाता आ रहा हूं वैसे ही पढ़ा रहा हूं, उसमें बन जा रहे हैं मेडिवल इंडिया से सवाल। ठीक है, फैक्चुअल है, कुछ जानकारी हमें लेनी है, अभी बात कर लेंगे। आपको पूर्व मध्यकाल याद होगा थोड़ा बहुत भी, हमने गौरी के अभियान के बारे में पढ़ा था। तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध, आबू पर्वत की लड़ाई, से बहुत सारी लड़ाइयों का हमने जिक्र किया था। गौरी क्या था, इसने अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक के भूभाग पर इसने कब्जा कर लिया। 1206 में इसका विकेट निकल गया, मतलब प्राकृतिक मृत्यु हो गई इसकी, गौरी की। मरने के बाद क्या हुआ, गौरी का साम्राज्य जो था वो 3 भागों में बढ़ गया। एक ये वाला इलाका, एक ये वाला इलाका, और एक ये वाला इलाका। यहां पर इसका एक दास था गौरी का, यलदौज का शासन हुआ। यहां पर कुबाचा का शासन हुआ, और यहां कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन। लिखवा चुका हूं मैं आपको कॉपी में, फिर एक बार एक लाइन केवल लिखवाऊंगा ताकि कनेक्ट करूं। शासन हुआ। ऐबक ने क्या किया, दिल्ली को राजधानी बनाया, और दिल्ली के शासक जो है अब सुल्तान कहलाएंगे, और सुल्तान का जो क्षेत्र है वो सल्तनत कहलाएगा। और ऐबक के साथ एक नए राज्य की फिर शुरुआत होती है, नए राजवंश की शुरुआत होती है। इसे दिल्ली सल्तनत कहा गया। दिल्ली राजधानी होगी, जो शासक होगा वो सुल्तान कहलाएगा, और सुल्तान का जो क्षेत्र होगा वो सल्तनत कहलाएगा। इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इसके साथ एक नए राज्य की शुरुआत होती है। क्योंकि राजनीतिक इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो उससे जुड़े हुए कुछ शब्दों को भी थोड़ा देख लेंगे हम लोग। एक छोटा सा परिचय लेते हैं, फिर ऐबक की बात करेंगे। लिखें आप जरा, दिल्ली सल्तनत में पहला पॉइंट लिखें गौरी के बारे में कि 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य तीन भागों में विभाजित हुआ, और तीनों पर उसके दासों का शासन था। ठीक है, तीनों पर उसके दासों का शासन था। लिख लें आप, अफगानिस्तान में यलदौज का शासन, अफगानिस्तान में यलदौज का शासन। ठीक है, लिख ले, सिंध एवं मुल्तान में कुबाचा का शासन, सिंध एवं मुल्तान में कुबाचा का शासन। ठीक है, मुल्तान। लिख लें आप, पंजाब से लेकर बंगाल तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन। ठीक है, ये पहले भी लिखवा चुका हूं, एक बार दोबारा रिपीट किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास में वंशावली, कुछ लड़ाइयां, कुछ काम काम की बातें, प्रशासन वगैरह सब हम पढ़ने जा रहे हैं।
अब यहाँ पे ना एक नए तरह की चूंकि शुरुआत हो रही, तो कुछ शब्द आपको नए नए मिलेंगे। 8-10 शब्दों से जरा परिचय करा दूं जो राजनीतिक इतिहास में आपको हेल्प करेगा। लिख ले आप कुछ महत्वपूर्ण टर्म। महत्वपूर्ण टर्म में पहला तो लिख लें आप सुल्तान। ये हो गई शासक की उपाधि। सुल्तान का मतलब होता है सत्ताधारी, और खलीफा का प्रतिनिधि। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के शासक को सुल्तान कहते थे। सुल्तान का मतलब हो गया सत्ता को धारण करने वाला, और खलीफा, अब इसमें खलीफा नाम आ गया, तो खलीफा को भी जरा जान ले हम लोग। खलीफा हो गए इस्लाम में राजनीतिक धार्मिक प्रमुख। खलीफा हो गए इस्लाम में राजनीतिक धार्मिक प्रमुख। ठीक है, खलीफा हो गए इस्लाम में राजनीतिक धार्मिक प्रमुख। ठीक। पैगंबर साहब ने जब शरीर त्याग किया था 7वीं सदी में, तो पैगंबर साहब के बाद इस्लाम का नेतृत्व कौन करेगा? तो वो खलीफा कहलाए, उनके उत्तराधिकारी जो थे। 7वीं सदी में, 8वीं सदी में प्रथम 4 खलीफाओं की विशेष तौर पर चर्चा होती है। तब ये था कि इस्लाम मानने वालों का एक हेड होगा, एकता को लेकर, वही धार्मिक हेड भी होगा और वही राजनीतिक हेड भी होगा। इस्लाम मानने वालों का एक हेड होगा, वही धार्मिक हेड भी होगा और वही राजनीतिक हेड भी होगा। ठीक। शुरू में खलीफा का काफी महत्व रहा, लेकिन जैसे जैसे इस्लाम का प्रसार हुआ, बहुत बड़े भूभाग पर इस्लाम का प्रसार हुआ, किसी एक जगह से शासन करना संभव नहीं था। तो दूर दराज के इलाकों में खलीफा जो है, वहां शासन करने वालों को सुल्तान की मान्यता। जो सुल्तान होता था वो क्या करता था? खलीफा से अनुमति पत्र लेता था। खलीफा से अनुमति पत्र लेता था, परमिशन लेटर लेता था जो सुल्तान होता था। धीरे धीरे खलीफा इतने कमजोर हो जाएंगे कि केवल कागजी कार्रवाई रह जाएगी, और देखते देखते इस्लाम मानने वालों में बहुत सारे राज्य हो जाएंगे दुनिया में। तो इस समय जो 1206 से जो हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, हम यहां जितने भी शासक होंगे वो सब अपने आप को सुल्तान कहेंगे, एक दो को छोड़कर। कभी कभी कोई कोई इसमें से खलीफा का मान्यता, बट सुल्तान कहने का सेंस होता था उपाधि सत्ताधारी, खलीफा का प्रतिनिधि। खलीफा राजनीतिक धार्मिक प्रमुख हो गया। ठीक है, खलीफा का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। खलीफा इसके बाद शायद गलती से 1-2 बार और नाम आएगा, अभी इससे ज्यादा नहीं आना है। सुल्तान तो है ही। सल्तनत, ये हो गया सुल्तान का क्षेत्र। ठीक है, सल्तनत हो गया सुल्तान का क्षेत्र। ये 2 भागों में बटा होता था, एक खालसा और एक इक्ता। ये 2 भागों में बटा होता था, एक खालसा और एक इक्ता। ठीक है, जरा मैं इसको पहले यहां समझा देता हूं आपको, खालसा और इक्ता को। ये जो पूरा इलाका है, जैसे दिल्ली के आसपास का इलाका हो गया, खालसा कहलाता था, राजधानी के आसपास का क्षेत्र। यहां से रेवेन्यू सीधे राजकोष में जमा होती थी। सुल्तान यहां का सर्वे सर्वा होता था। इसके बाद जो पूरा राज्य था, कोई छोटा कोई बड़ा, ठीक है, प्रांतों में बटा हुआ था जो पूरा राज्य था। जो प्रांत थे उसको एकता कहते थे। किसी को जिम्मेवारी अवध की दे दी गई, मान लो है, तो अवध का इक्तादार हो गया। वहां की सारी जिम्मेवारी का निर्वहन करेगा, वहां से पैसा वसूलेगा, जो पैसा बच जाएगा वो सुल्तान को भेज देगा। पढ़ना है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको। सल्तनत यानी पूरे सुल्तान का क्षेत्र हो गया।
क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ है, खालसा और इक्ता। खालसा जहां से राजस्व सीधे केंद्रीय राजकोष में जमा होती है। ठीक है, लिख लें आप जरा एक बार। खालसा के सामने लिख लें आप, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र एवं राजस्व केंद्रीय राजकोष में ठीक है, खालसा का राजस्व सीधे केंद्रीय राजकोष में जमा होता था, केंद्रीय राजकोष में जमा होता था। ठीक है, इक्ता ले लें, लिख लें आप इक्ता। देखें, एक प्रकार से प्रांत, एक प्रकार से प्रांत, ठीक है, एक प्रकार से प्रांत, बस अभी रहने दीजिए, आगे तो बात करेंगे आपसे। जैसे प्रांत होता है, उसके गवर्नर होंगे, सुल्तान उसको नियुक्त करेगा, है ना, सब उसके जो होता है ना, गवर्नर के दायित्व होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, सब पढ़ना, आगे पढ़ेंगे प्रशासन में इसको। सल्तनत का दो भागों में बढ़ जाता था, खालसा और इक्ता। अच्छा, ये सब तो बाहर से आए थे, गौरी हो या ऐबक हो, ये सब तो अब ऐबक अकेले शासन तो करेगा नहीं, उसके आसपास उसके सहयोगियों की टीम होगी पूरी। तो जो उच्च पदों पर बैठते थे सुल्तान के, जो सहयोगी होते थे, मंत्री या इक्तादार, प्रांत प्रमुख, ये सब उस समय कहलाते थे अमीर। लिख लें आप अमीर। सुल्तान के बाद लिख लें आप अमीर। यहां लिख लें आप उच्च अधिकारी, मंत्री। ठीक है, अमीर हो गए, उच्च अधिकारी, मंत्री। ठीक है, अकेले क्या कर लेगा, उसके आसपास 10-20-50 खास लोगों की टीम होगी, वो सब अमीर कहलाते थे, उच्च अधिकारी, मंत्री। क्योंकि ये इस्लाम में धर्म और राजनीति अलग नहीं है, धर्मग्रंथ से ही पूरी राजनीति गाइड होती है, आज भी वैसे ही चलता है, धर्म और राजनीति कोई अलग उसमें तो है नहीं। तो धर्म की व्याख्या का अधिकार उलेमा को दिया गया है, धार्मिक विद्वान, उलेमा, धार्मिक विद्वान। ठीक है, इनको शरीयत, शरीयत होता है इस्लामिक कानून, ये शरीयत के जानकार होते हैं, विद्वान होते हैं। इस्लामिक कानून हो गया शरीयत। ठीक है, तो इनको व्याख्या करने का अधिकार है, इस्लामी कानून को, शरीयत को, है ना, उलेमा। तो राजनीति में सुल्तान के साथ अमीर और उलेमा, सारी खिचड़ी यहीं पकती थी। ये एक बहुत बड़ा सेंटर हो जाएगा। ये ज्यादातर ये सब बाहर से आए हुए लोग जो यहां बस जाएंगे धीरे धीरे, उनके खानदान के लोग ही ये सब सिस्टम, तो टॉप लेवल पे ये बैठेंगे, आगे जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ एक और जुड़ जाएगा, दास या गुलाम। दास या गुलाम। अब जैसे किसी क्षेत्र पे कब्जा किया, वहां के लोगों को इन्होंने गुलाम बना लिया। अब जो गुलाम बन गए तो खेती बाड़ी का काम करेंगे, मालिक जो कहेगा वो काम करेंगे, घर में सेवा शुश्रूषा करेंगे, खेती बाड़ी का काम करेंगे, है ना, मालिक जो जैसे कहे। उसमें कोई ज्यादा योग्य है तो उसको अपने खास राजनीति में ले आएंगे, बॉडीगार्ड बना लेंगे अपना, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां सौंपेंगे। तो राजनीति में गुलामों की बहुत बड़ी भूमिका है, मालिक ने जो कहा उसमें। ठीक है, तो सल्तनत काल की राजनीति जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें
अमीर, उलेमा, दास, गुलाम, सुल्तान, ये 4 मेन प्लेयर हैं। समझ में आ रही बात? सुल्तान, अमीर, उलेमा, दास या गुलाम, ये 4 मेन प्लेयर हैं जिनके बीच सारे घटनाक्रम पढ़ना होता है। ठीक। अब जैसे स्थानीय शासक का भी जिक्र आएगा। जब बाहर से ये लोग आकर के यहां बस गए हैं, स्थानीय शासक से संघर्ष का उल्लेख होगा राजनीति में। कहीं पे हमला किया तो वहां कौन था, नहीं था, इस तरह की बातें भी आएंगी इसमें। ठीक है। और एक मध्यस्थ वर्ग का भी उल्लेख मिलेगा आपको। मध्यस्थ वर्गों को खोत, मुकद्दम, चौधरी, ये सब स्थानीय लोग हो गए। मध्यस्थ वर्ग में है खोत, मुकद्दम, खोत, मुकद्दम, चौधरी। आप इसको समझ लो एक तरह से जमींदार, समझने के लिए। मध्यस्थ वर्ग को आप आम बोलचाल की भाषा में समझ लो, अब जमींदार। ठीक है। उनको खोत, मुकद्दम, चौधरी भी कहा गया है। ठीक है भाई। अब सारी की सारी व्यवस्था जब वो यहां हैं तो टोटल व्यवस्था रेवेन्यू पे टिकी हुई है। किसानों से रेवेन्यू किसके माध्यम से वसूलेंगे? इसके माध्यम से। या जो क्षेत्र के कुछ बड़े बड़े शासक वगैरह हैं, उनसे उनकी चुनौती। तो राजनीतिक इतिहास में आप कहीं ना कहीं ये सब पढ़ने जा रहे हैं। और जब आप पढ़ेंगे कोई किताब वगैरह, सोर्स वगैरह मैं भी रिकमेंड कर देता हूं, वैसे आपको एक पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, बट स्टिल सतीश चंद्र की किताब आती है जो आप थोड़ा बहुत जानते भी, सुना भी होगा, मध्यकालीन भारत है सतीश चंद्र की किताब, उसमें मिलेंगे आपको। मंगोलों जैसे जैसे इन लोगों ने हमला किया, वैसे ही मंगोलिया से एक मंगोलों का राइज होगा, चंगेज खां का। और फिर वो चाइना पे, एशिया में, भारत पे लगातार हमले। जब तक इनका शासन रहा, मंगोल भी लूटपाट करने के मकसद से आक्रमण। तो मंगोलों का आक्रमण, आगे चल के फिर तैमूर का आक्रमण, फिर बाबर का आक्रमण, फिर बाबर के आक्रमण के साथ एक नई कहानी शुरू हो जाती है, मुगल वंश। जो यहां रह गया, बस गया, सत्ता स्थापित कर लिया, उसके साथ एक नए वंश की शुरुआत हो जाएगी। तो राजनीतिक इतिहास जब हम पढ़ने जा रहे हैं, घटनाक्रम, उसमें ये सब कैरेक्टर आएंगे। ठीक। अब अमीर की बात करें तो बड़ी संख्या में है, किताबों में बहुत सारे नाम होते हैं। क्लास में जैसे हमने बताया कि कैसे पढ़ना है ये हम सीखते हैं, कितना पढ़ना है, क्या ध्यान रखना है। ठीक है। कितना पढ़ना है, बेसिकली ये सब होता है ऑब्जेक्टिव को लेके, सब्जेक्टिव का इशू नहीं होता है। प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हमें सावधानी बस रखनी पड़ती है।